नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं मिडिल ईस्ट की सारी अपडेट्स लेकर। नेतन्याहू गया हुआ है अमेरिका, वहां पर ढेर सारी बातें आई हैं, ढेर सारी अपडेट्स हैं, लेकिन इस बार थोड़ा मामला पलट गया है। हर बार जब नेतन्याहू जाता है अमेरिका तो कोई ना कोई बड़ा हमला करता है इजराइल या तो लेबनान पर या ईरान पर या कहीं और। इस बार उल्टा हो गया। नेतन्याहू पहुंचा हुआ था अमेरिका और इधर से खबर यह आई कि गजा के अंदर इजराइल की आर्मी के ऊपर 7 अक्टूबर के बाद का सबसे बड़ा हमला हुआ है। बताया ये जा रहा है कि एक के बाद एक 3 हमले हुए, एक के बाद एक 3 बम फटे और इसमें इजरायली आर्मी के 5 सोल्जर्स के 5 सिपाहियों के पहले मारे जाने की खबर थी। एक के और मारे जाने की पुष्टि हुई है, यानी 6 सिपाही तो वहां मारे गए हैं और 14 को घायल बताया जा रहा है। यह खबर तो वो है जो इजराइल का मीडिया दे रहा है। कल का अगर आप ट्विटर देखेंगे या बाकी सारी अपडेट जो वहां से आ रही थी उनको देखेंगे तो ऐसा लगता है कि वहां पर दर्जनों लोग मारे गए हैं। मारे गए लोगों की संख्या ही 12 से ज्यादा हो सकती है और इसके अलावा बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। तो एक बात तो बहुत साफ है कि गजा के अंदर जब तक ये लोग शांति नहीं करेंगे इनको भी नुकसान होता रहेगा। आप तस्वीरें देखिए जिन लड़कों की जो मारे गए हैं। ये पहले वेस्ट बैंक में तैनात थे, वहां पर घरों को लूटना तोड़ना ये सारा कुछ जिस तरह से होता है आप जानते हैं। वहां से इनको गजा भेजा गया लड़ाई के लिए और ये इनका पहला ही या दूसरा दिन था जब गजा में ये मारे गए। अब इनकी लाशें लौटेंगी, इनके माँ बाप उदास होंगे, सीना पीटेंगे। उनको भी खुद से एक बार पूछना चाहिए कि इस वार से, इस जंग से इजराइल को क्या मिल रहा है। अगर यह जंग रुक गई होती, अगर पिछली बार की सीज फायर की जो शर्तें थी वो नेतन्याहू ने मान ली होती तो गजा में अगर लोगों को नहीं मरना पड़ता तो इजराइल के लोगों को भी नहीं मरना पड़ता। लगातार इजराइल के सैनिकों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं और इन लाशों के लिए अगर कोई जिम्मेदार एक आदमी है तो वो सिर्फ नेतन्याहू है और अगर 2 आदमी करना होगा तो नेतन्याहू और ट्रंप दोनों हैं। और कितनी मजेदार बात है कि इस सदी का सबसे बड़ा जेनोसाइड करने के बाद नेतन्याहू ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने का प्रस्ताव करता है। नोबेल प्राइज कमेटी को खत लिखता है कि ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। किस बात के लिए ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए? ईरान पर हमले के लिए या गजा में बच्चों के लगातार मारे जाने के लिए हथियार और पैसे उपलब्ध कराने के लिए? किस बात के लिए ट्रंप को मिलना चाहिए नोबेल प्राइज? जरा आप बताइएगा, क्या किया है उसने ऐसा? एक बिल आया जिसमें अपने ही लोगों के जो मेडिकल की फैसिलिटीज थी, एजुकेशन की फैसिलिटीज थी, वो छीन ली गई। मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगातार दे रहा है वो इजराइल को ताकि उससे इजराइल हथियार बना सके, हथियार खरीद सके और हथियार सीधे सीधे भी दे रहा है। बंकर बम भेजा, क्या क्या नहीं भेजा। अगर अमेरिका हथियार भेजना बंद कर दे तो कल गजा में शांति हो जाए। अमेरिका लगातार जो पैसे और हथियार दे रहा है इजराइल को, उसके चलते ही लगातार गजा में तबाही हो रही है। क्या इस तबाही के लिए अमेरिका कम जिम्मेदार है? और तबाही लाने वाले मुल्क के राष्ट्रपति को आप कह रहे हैं कि नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। ये पीस का मजाक है, अमन का मजाक है, नोबेल का मजाक है। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक मजाक हो ही गई है तो फिर कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको बताया मिलियंस ऑफ डॉलर, लेकिन हारिस की अगर आप खबर पढ़ेंगे जो इजराइल का अखबार है तो वो लिखता है हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर, यानी सैकड़ों मिलियन डॉलर की इमदाद हथियार और पैसे के रूप में, ज्यादातर हथियार और बाकी पैसे के रूप में इजराइल को लगातार मिल रही है। हालत यह है कि अमेरिकन इकॉनमी बुरी स्थिति में है, डॉलर लगातार नीचे जा रहा है। डॉलर में जो गिरावट पिछले दिनों हुई वह ऐतिहासिक गिरावट थी। कहा जा रहा है कि 1970s के बाद पहली बार इतनी गिरावट देखी गई है और डॉलर गिरेगा तो जो मुद्राएं उससे सीधे जुड़ी हैं वो तो गिरेंगी ही। दुनिया भर के जो सेंसेक्स हैं, दुनिया भर का जो शेयर बाजार है, उस पर उनका असर पड़ता है। आप में से भी बहुत लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते होंगे, उनके लिए एक छोटी सी सलाह है, इसको गौर से सुनिए। और मैं बार बार कहता हूं, पैसा आपका है, सलाह जरूर सुनिए, लेकिन कीजिए वही जो आपको सही लगे। अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहना बहुत जरूरी है। और आज के टाइम में फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग के थ्रू हर कोई पैसा कमा सकता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, मतलब दोनों तरफ आप पैसे कमा सकते हैं। बस शुरुआत सही जगह से होनी चाहिए। और अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते आए हो तो आपको याद होगा कि मैं मार्केट वुल्फ ऐप के बारे में पहले भी कई बार बात कर चुका हूं। और बढ़िया
बात यह है कि मार्केट वुल्फ अब iOS और एंड्रॉयड दोनों पर है, एक नए लुक के साथ और नए फीचर्स के साथ जो ट्रेडिंग को और भी इजी और बेटर बना देता है। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जहां आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं सिर्फ 99 की लाइफ टाइम फीस से, और यहां कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्ज या हिडन चार्ज भी नहीं है। यहां पर ट्रेडिंग करना बहुत सिंपल है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसे यूज कैसे करते हैं। मैंने यहां खोला मार्केट वुल्फ का ऐप और पिन डाल के लॉगिन कर लिया। अब मैंने चूज किया इंडिसेस एंड स्टॉक्स और सेलेक्ट किया इजी वे टू ट्रेड वाला ऑप्शन। अब मैं सेलेक्ट कर सकता हूं कि मुझे किस में ट्रेड करना है। चलिए मैं सेंसेक्स चूज कर लेता हूं। यहां दिख रहा है ट्रेंड्स देख के मुझे लगता है कि ये नीचे जाएगा, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूं डाउन ऑप्शन। यहां मैंने 3 लॉट्स ऐड कर दिए हैं और बस ट्रेड प्लेस हो गया। अब यहां मैं अपना ट्रेड मॉनिटर कर सकता हूं। देखिए इस ऐप की एक और खासियत है कि आप यहां बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। और इनकी एक इनबिल्ट फीचर है स्टॉप लॉस, जो आपको नुकसान से बचाती है। अगर आपका ट्रेड एक लॉस की लेवल को रीच कर जाता है तो ये खुद ही स्टॉप लगा देता है ट्रेड पर, ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। इनका जो ब्रोकरेज है वो भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोवेस्ट ब्रोकरेज है, मतलब ये आपको हर तरीके से बहुत अच्छी डील है। अब यहां बैठ के आप लाइव मॉनिटर कर सकते हैं अपने ट्रेड को, और इतनी आसानी से यहां 2205 रुपए का प्रॉफिट बुक हो चुका है, वो भी इतने कम टाइम में। आप यहां सब कमोडिटीज की यानी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की भी इतनी आसानी से ट्रेड कर सकते हो। सुबह के 9 बजे से रात के 12 बजे तक मार्केट वुल्फ ऐप आपको पूरे तरीके से ट्रेडिंग में हेल्प करता है, और इसकी एक डेडिकेटेड टीम है सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की, जो आपको रोज फ्री में ट्रेड आइडियाज देती है। तो अगर आपको पता नहीं है कि किस में ट्रेड करना चाहिए तो टेंशन मत लीजिए, बस इनके फ्री ट्रेड आइडियाज को फॉलो कीजिए और आसानी से एक क्लिक में ही ट्रेड कीजिए। मार्केट वुल्फ के यूजर्स हर महीने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं और इनका परफॉर्मेंस हर मंथ बहुत अच्छा रहा है। देखिए अप्रैल महीने में 81,242 का प्रॉफिट बुक किया गया, मई में 57,110 का, और अब जून में 70,468 सिर्फ मार्केट वुल्फ के एक्सपर्ट आइडियाज के जरिए। तो आप उनकी पास्ट परफॉर्मेंसेस देख सकते हैं ऐप पर। मार्केट वुल्फ ऐप के इतने सारे बेनिफिट्स यूज करना बहुत सिंपल है, सिक्योर है और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो आप iOS या एंड्रॉयड के यूजर हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमेंट में भी जाइए और डाउनलोड कीजिए मार्केट वुल्फ। तो वो बात मैं फिर से दोहरा दूं कि पैसा आपका है, वहीं लगाइए जहां आपको लगे सही है। ये एक ऐप मुझे ऐसा लगा जिससे फायदा हो सकता है, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। लौटते हैं सब्जेक्ट की ओर। तो नेतन्याहू नोबेल पीस प्राइज देने की बात कर रहा है, ट्रंप को क्यों कर रहा है? पहली बात तो ट्रंप ने और कुछ किया हो चाहे ना किया हो, बाहर से किसी को जो भी लगे, लेकिन मिडिल ईस्ट पर ट्रंप की हरकतें देखने के बाद एक बात समझ में आती है कि नेतन्याहू को भी इसने इस बात का एहसास करा दिया है कि भाई तुम कुछ भी हो लेकिन बॉस तो मैं ही हूं। जितने वो खेल खेल रहा है, इजराइल का सपोर्ट करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जितने वो खेल खेल रहा है वो इजराइल के लिए भी बड़ी मुश्किल वाले हैं। वो ईरान से बात कर रहा था, ईरान से उसने बात की, इजराइल ने बीच में उससे परमिशन लेके बम वम फेंके, वहां कुछ लोगों को मार दिया। उसके बाद इजराइल को भी जबरदस्त मार पड़ी। जो वहां के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और साइंस इंस्टीट्यूट्स वगैरह टूटे हैं, कहा जा रहा है बरसों लग जाएंगे उसको दोबारा बनाने में। इजराइल में जिस तरह की तबाही ईरान ने मचाई है, उसके बाद जंग रुक गई। अब इजराइल असल में चाहता है, एक्सियास पे अगर बराक डेविड को आप लगातार फॉलो करें और पढ़ें, जो इजराइल की खबरों के लिए मैं बार बार कहता हूं कि बहुत विश्वसनीय है, उनकी दी हुई खबरें अक्सर सही निकलती हैं। तो कुल मिलाजुलाकर मानना उसका यह है कि इजराइल वहां पर मिन्नतें करने गया है कि ईरान से बातचीत बंद करें और हमें इजाजत दें कि हम ईरान पर दोबारा हमला कर सकें। लेकिन यह मिन्नतें करने की जरूरत क्या है? हमला करना है तो खुद भी कर सकते हो। 12 रोजा जंग में उसके समझ में आ गया है कि अगर अमेरिका लगातार साथ में नहीं होगा तो ईरान का मुकाबला करना इम्पॉसिबल है, बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। 12 रोजा जंग खत्म भी तभी हुई जब अमेरिका ने उसमें शामिल होकर फोर्दो वगैरह पर हमला किया। उसके बाद अमेरिका के इलाके पर हमला हो गया, अमेरिका ने ही बीच बचाव किया और फाइनली सीज फायर हुआ। अगर मान लीजिए अमेरिका ने फोर्दो वगैरह के ऊपर हमला नहीं किया होता, बीच में अमेरिका नहीं पड़ता और यह जंग लंबी खिंचती, तो जितनी लंबी यह जंग खिंचती उतना ज्यादा नुकसान होता इजराइल के लिए। अभी तक तो इजराइल ये भी क्लियर नहीं कर पाया है कि उसके मोसाद के जो चीफ हैं डेविड बर्निया, वो जिंदा हैं या मारे गए हैं। ईरान का तो दावा है कि उनके कई और आर्मी ऑफिसर मारे गए हैं, हालांकि इजराइल ने अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं किया है। वहां पर सेंसरशिप है, इसलिए वहां से खबरें बड़ी मुश्किल से बाहर आ पाती हैं। तो
इजराइल बिना अमेरिका के ईरान के ऊपर हमला नहीं कर सकता है, यह नेतन्याहू जानता है। तो बराक और बाकी लोग क्या कह रहे हैं और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो क्या कह रही हैं कि वो ट्रंप से कह रहा है कि ईरान से जो बातचीत किया जाए उसमें उसके एनरिचमेंट प्रोग्राम को, यूरेनियम के एनरिचमेंट प्रोग्राम को पूरी तरह से बंद करने की बात की जाए। इजराइल जानता है, नेतन्याहू जानता है कि जब यह बंद किया करने की बात की जाएगी ईरान उस पर किसी भी तरह से राजी नहीं होगा, और उसका कहना यह है कि जब ईरान राजी नहीं होगा तो हमें इजाजत दीजिए कि हम ईरान पर हमला करें और हमारे साथ साथ आप भी ईरान पर हमला कीजिए। ये पूरी प्लानिंग नेतन्याहू की है और ये प्लानिंग सक्सेसफुल भी हो सकती है। हो सकता है कि ट्रंप जीरो एनरिचमेंट पे दबाव डाले, हालांकि वो कह रहा है कि ईरान के साथ अब फिर से बातचीत शुरू होने वाली है, लड़ाई का कोई मतलब नहीं है, सीज फायर हो चुका है। आपको याद होगा उसने स्वीकार किया था बाकायदा कि इजराइल को बड़ी तगड़ी मार पड़ी है। ये सारा कुछ चल रहा है और इन सब के बीच हमास के साथ भी सीज फायर की बातचीत लगातार चल रही। अब जब कल इजराइल की आर्मी पर हमले और दर्जनों सैनिकों के मारे जाने की खबर पहुंची है नेतन्याहू के पास, उस टाइम की तस्वीर बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स ने जारी की है और उसमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह का टेंशन नेतन्याहू के चेहरे पर है। आप लगातार गजा में तबाही कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप जानते हैं कि हमास को पूरी तरह से खत्म कर पाना आपके बस की बात नहीं। अच्छा, हमास को अमेरिका आतंकवादी संगठन कहता है, लेकिन हमास के बारे में आप लोगों ने बहुत बाद में सुना होगा। अल कायदा के बारे में आप सब लोग पहले से जानते होंगे और अल कायदा को आतंकवादी संगठन अमेरिका ने ही क्या पूरी दुनिया ने कहा था। उसी अल कायदा का एक ग्रुप था HTS, बल्कि एक ग्रुप है HTS जिसका नेता है जोलानी। वो जोलानी सीरिया का राष्ट्रपति बनता है और अब अमेरिका उस जोलानी के ऊपर से आतंकवादी का ठप्पा हटा देता है। यानी अलकायदा से जुड़ा हुआ HTS और उसका नेता जोलानी अब अमेरिका के नजर में आतंकवादी नहीं है। कल तक की बात थी कि $10 मिलियन का इनाम उसके सर पे था। आज अमेरिका उस पर से प्रतिबंध हटा रहा है और इंग्लैंड उसके साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते बना रहा है। जब अमेरिका और इंग्लैंड बना रहे हैं तो यूरोप और बाकी देश तो बना ही लेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारे मोदी जी भी कल को आपको उससे हाथ मिलाते हुए दिख जाएं। तो हमास को आतंकवादी संगठन आपने कहा हुआ है, क्यों? क्योंकि वह अमेरिका और इजराइल की मुखालिफत करता है। अल कायदा और HTS अब आपके लिए आतंकवादी संगठन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अब इजराइल और अमेरिका की गुलामी करते हैं। हकीकत यही है कि उनको तो बनाया पाला पोसा ही इजराइल और अमेरिका ने था, रेजिस्टेंस के मूवमेंट को कमजोर करने के लिए, इस्लामोफोबिया को सारी दुनिया में फैलाने के लिए, उनके कारनामे दिखाकर मुसलमानों और खासतौर पर रेजिस्टेंस के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए उनको पाला गया था। और अब सीरिया पे कब्जा करके उन्होंने काम कर दिया है। सीरिया पे रोज हमला होता है लेकिन जोलानी के मुंह से एक लफ्ज नहीं फूटता है, तो फिर जोलानी के ऊपर से टैग क्यों नहीं हट जाएगा? मजेदार बात यह है कि ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू ने मुझसे कहा था कि जोलानी के ऊपर से आतंकवाद का ठप्पा हटा लीजिए और उसके साथ रिश्ता बनाइए, बदले में सीरिया जो है वो इजराइल के साथ रिश्ते बना लेगा। तो ये आतंकवाद से लड़ने की बात करते हैं लेकिन आतंकी संगठनों को पालते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। और इन आतंकी संगठनों में जो लोग हैं वो बात तो इस्लाम की करते हैं, जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन कभी इजराइल के ऊपर एक पत्थर नहीं फेंकते। अपने ही मुसलमान जो रेजिस्टेंस के लोग हैं, बाकी लोग हैं, उनके साथ अत्याचार करते हैं। आप सोचिएगा, रेडिकल इस्लाम के नाम पर अलकायदा ने जो कुछ किया उसका नुकसान किसको हुआ और उसका फायदा किसको हुआ। और उसके बाद सोचिएगा कि कट्टरपंथी संगठनों को अगर आपकी हमदर्दी मिलेगी तो उसका फायदा इजराइल या अमेरिका को होगा या फिर किसी और को। तो मैं बात कर रहा था हमास के साथ समझौते की। खबर यह आ रही है कि कतर में निगोशिएशन चल रहा है। इजराइल ने भी अपने निगोशिएटर भेजे हैं, वहां पर निगोशिएशन चल रहा है कि फाइनल किया जाए डील को। ट्रंप लगातार कह रहा है कि बहुत जल्दी, कुछ दिनों में यह डील हो जाएगी। और साथ में यह है कि विटकॉफ जो अमेरिका का एनवाय है मिडिल ईस्ट में, वो भी कतर जा रहा है और वहां पर यह कोशिश की जाएगी कि जल्दी से जल्दी डील हो जाएगी। बहुत मुमकिन है कि जल्दी से जल्दी डील हो जाए।
लेकिन इस डील से फलस्तीन को फाइनली मिलेगा क्या, इसके लिए जरूरी है नीयत को समझना। और इजराइल की नीयत आप सब लोग जानते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं। फॉक्स न्यूज अमेरिका का अखबार है, उसमें खबर छपती है जिसमें आर्मी का, आईडीएफ का एक बंदा कहता है कि एवरीवन नीड्स टू डाई, फलस्तीन के हर आदमी को मर जाना चाहिए। इसके पहले कई खबरें ऐसी आई हैं जिसमें इजरायली आर्मी के लोगों ने कहा है कि हमको कहा गया था कि सिविलियंस के ऊपर, नागरिकों के ऊपर जो इमदाद इकट्ठा करने आ रहे हैं उनके ऊपर हमला किया जाए। नीयत इससे साफ होती है। और अगर समझना है तो आप कार्ड्स का एक बयान देख लीजिए जिसमें वो कह रहा है कि रफा, जिसको पूरी तरह से खंडहर में तब्दील कर दिया गया है, वहां पर एक कैंप बनेगा जिसमें सारे फलस्तीनी रहेंगे। ये वैसा ही कंसंट्रेशन कैंप का आइडिया है जैसा कंसंट्रेशन कैंप हिटलर ने बनाया था। तो आप समझ सकते हैं कि नीयत क्या है। अगर इतने से भी ना समझ में आए तो नेतन्याहू का वो बयान पढ़िए जो राइटर्स में छपा है अमेरिका के अखबार में, फिर वहां से लेकर बहुत सारे अखबारों ने, अल अरबिया ने, क्रेडल ने, सबने छापा हुआ है, जिसमें वो कहता है कि एनी फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट वुड बी अ प्लेटफॉर्म टू डिस्ट्रॉय इजराइल। यानी कोई भी अगर भविष्य में फलस्तीन नाम का देश बनता है तो उसका एक ही काम होगा कि इजराइल को वो खत्म कर दे। इसका मतलब यह है कि किसी भी हालत में हम फलस्तीन नाम का कोई मुल्क नहीं बनने देंगे। तो इस सीज फायर का मतलब क्या रह जाएगा? नीयत बहुत साफ है कि किसी भी तरह ये लोग चाहते हैं कि फलस्तीनियों को किसी और मुल्क में भेज दिया जाए। ट्रंप का भी बयान आया है, ट्रंप का सीधा बयान तो नहीं आया है, लेकिन कई सारे ऐसे बयान हैं जिनकी वजह से ये खबर बनती है कि ट्रंप कई सारे मुल्कों से, इजिप्ट से, जॉर्डन से, इन सब से बात कर रहा है कि फलस्तीनियों को अपने मुल्क में ले लें ताकि गजा की जमीन खाली हो सके। ऐसी नीयतों के साथ सीज फायर क्या होगा? सीज फायर हो भी जाएगा तो कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद ऐसी हरकतें होंगी कि फिर गजा के लोग उठ खड़े होंगे और फिर जंग शुरू होगी। शांति का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि फलस्तीनी स्टेट बना दिया जाए। हूथी के साथ शांति हो जाएगी, सबके साथ शांति हो जाएगी, मिडिल ईस्ट में पीस हो जाएगी, लेकिन वो फलस्तीनी स्टेट देने में इजराइल का कोई इंटरेस्ट नहीं है। और फिलहाल ट्रंप इस पर कुछ खास बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ईरान पर जो हमले की बात है उसके साथ एक और खबर देना बेहद जरूरी है। वो ये है कि इस बीच में ईरान जानता है कि उसके ऊपर हमला कभी भी हो सकता है और वो लगातार इस बात की तैयारी भी कर रहा है। अभी हाल में मिडिल ईस्ट आई की खबर को सही माने तो अभी हाल में ईरान को चाइना से सरफेस टू एयर वार करने वाली मिसाइल मिली है। ये ऐसी मिसाइलें होती हैं जो जमीन से आसमान में मार करती हैं। तो ये माना जा रहा है कि चूंकि इजराइल की एयरफोर्स मजबूत है, उनके जो जहाज हैं वो ईरान की सीमा में घुस आते हैं, तो इन मिसाइलों से उन जहाजों को निशाना बनाया जा सकेगा। तो ईरान अपनी पूरी तैयारी में है। टकर कार्लसन के साथ अभी एक लंबा इंटरव्यू आया है पेजेश्कियन का, जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, और उन्होंने जिस तरह की बातें की हैं उनको सुनने से बहुत साफ समझ में आता है कि ईरान भी इस बात को जानता है। और ईरान तो सबसे ज्यादा इस बात को जानता है कि ट्रंप और नेतन्याहू के ऊपर भरोसा करना आत्महत्या करने जैसा है। ब्रिक्स में जिस तरह की बातें हुई, जिस तरह से ब्रिक्स ईरान के साथ खड़ा हुआ, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री भी थे, हिम्मत जरूर मिली है ईरान को कि कम से कम हमारे साथ भी ढेर सारे मुल्क खड़े हैं। और 12 रोजा जंग में जो बातें हुई हैं उनसे काफी सबक सीखा होगा ईरान ने। और इसीलिए अगर अगली जंग होती है तो इजराइल और अमेरिका के लिए आसान नहीं होगी। फिलहाल ये हालात हैं, ऊपर से शांति भले दिखे लेकिन अंदर जबरदस्त तनाव है। कभी भी कुछ भी कहीं भी शुरू हो सकता है। और जहां जो कुछ होगा, जो भी अंदेशा होगा, मैं लगातार हमेशा की तरह अपडेट करता रहूंगा। आप लोग भी जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। अगर चाहते हैं हमारी ताकत बनना तो ज्वाइन कर लीजिए वीडियो को। ज्वाइन का ऑप्शन है, लिंक भी मैंने दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और साथ में कमेंट में जुड़ जाइए। आपकी ये सहायता, आपकी ये मोहब्बत हमें वो ताकत देगी कि हम लगातार सच बोल सकें। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन प्लस डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं और ये iOS और एंड्रॉयड दोनों पर अवेलेबल है। तो इस ऐप के साथ आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।